स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज संडे स्पेशल की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली ये क्लास यूपीजीडीसी की जो बैच हमारे साथियों ने ज्वाइन की हुई है उनके लिए है, लेकिन आप सभी संडे स्पेशल की इस फ्री क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी के लिए ये समान रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान, खाली स्थान ध्यान देंगे, तुलसी के वचनों के समान खाली स्थान के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ किस कवि का उल्लेख किया है? किस कवि के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि तुलसी के वचनों के समान उनके वचन भी सर्वसाधारण की जुबान पर यानी मुंह पर रहते हैं? ऑप्शन में है पद्माकर, मतीराम, मैथिली शरण गुप्त, रहीमदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है रहीमदास। रहीम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि जिस तरह से तुलसी के वचन जन सामान्य में ख्याति प्राप्त हैं, सबके रचे बसे हैं जीवन में, वैसे ही हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहीमदास के दोहे भी, उनकी भी रचनाएं सबके जुबान पर होती हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, यूपीजीडीसी की बैच लगातार चल रही है और इस बैच को ज्वाइन करके आप 35 घंटे में यानी लगभग 1 से 2 दिन लगातार अध्ययन करके आप इस पूरे बैच को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लोग इस बैच को ज्वाइन न करके यूपीजीडीसी के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 सेट जिसमें 900 प्रश्न होंगे, आप इन दिनों में सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जांच सकते हैं। साथ ही पीजीटी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज जिसमें उत्कृष्ट प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है, आप उसे ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जीडीसी की बैच के लिए जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। देखते हैं अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस तिथि में हुई? यानी इसकी स्थापना तिथि क्या है? ऑप्शन में है 11 अप्रैल 1799, 22 जुलाई 1798, 1 जनवरी 1801 और 4 मई 1800। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस तिथि को हुई? तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वह है 4 मई 1800, सन 1800 ईस्वी। तो कई सारे साथियों ने कहा कि कुछ लोग इसको जुलाई में मानते हैं, कुछ लोग अप्रैल में, अलग अलग तरीके से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कई सारे छात्र। तो उनके लिए है कि ये जो प्रामाणिक तथ्य है वो कैलाश चंद्र भाटिया की पुस्तक है हिंदी साहित्य, उस पुस्तक से हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण ये पुस्तक है जिसमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से भाषा विज्ञान के सारे तथ्य यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ये पुस्तक बहुत प्रामाणिक है हिंदी भाषा के लिए, और संघ लोक सेवा आयोग, किसी भी स्टेट की परीक्षा हो उसके लिए यहाँ से भाषा विज्ञान के प्रश्न बहुत प्रामाणिक हैं। तो इसके विषय में और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देंगे, 4 मई सन 1800 ईस्वी को मार्किस वेलेल्जली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो 4 मई सन 1800 ईस्वी और साथ में मार्किस वेलेल्जली का नाम आपको ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला पॉइंट है जॉन गिलक्रिस्ट, जो जॉन गिलक्राइस्ट हैं, इनकी नियुक्ति, ये यहाँ के अध्यापक थे, प्राध्यापक के तौर पे थे। इनकी नियुक्ति यहाँ पे कब हुई? तो 1 नवंबर 1800 से, यानी देखिए 4 मई को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और 1 नवंबर यानी कुछ ही महीनों के बाद, 5-6 महीनों के बाद 1 नवंबर सन 1800 को जॉन गिलक्राइस्ट यहाँ पे अध्यापक के रूप में आते हैं और जनवरी 1804 तक यहाँ वर्तमान रहते हैं। प्रशासन की लाल फीताशाही की वजह से तंग आकर इन्होंने 1804 में वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अपने पद का त्याग कर दिया, वे वहाँ से चले गए। तो जॉन गिलक्राइस्ट का नाम आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और इनकी रचनाएं शुरुआती दौर की प्रतिष्ठित रचनाएं हैं, तो इनके विषय में ये तथ्य भी ध्यान रखना है। खड़ी बोली जो शब्द है, खड़ी बोली हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका श्रेय भी जॉन गिलक्राइस्ट को जाता है। तो गिलक्राइस्ट इस रूप में भी याद किए जाते हैं। तो इस शब्द का यानी खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। और किस रचना में है? कमेंट करके बताएं, पिछली क्लास में हमने इसे पढ़ा हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज का ही अध्यापक जो 2 आंतरिक जो लोग थे उनमें से किसी एक ने अपनी पुस्तक में पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। कमेंट करके बताएं। नई जानकारी हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, वहाँ पर हम
आपको बताएंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य कहने में कामायनी के साथ राम की शक्ति पूजा मिलकर आधार बनाती है। यह कथन किस आलोचक का है? यानी छायावाद को शक्ति काव्य पहली बात किसने कहा है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ध्यान रखेंगे यहीं से आप इस प्रश्न का सही उत्तर तलाश सकते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। उन्होंने कहा कि कामायनी और राम की शक्ति पूजा, इन दोनों को मिला करके अगर देखें तो ये दोनों ही रचनाएं छायावाद को शक्ति काव्य कहने का आधार निर्मित करती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये प्रश्न हमने अलग अलग क्षेत्रों से, भाषा विज्ञान से भी, हिंदी साहित्य के इतिहास से भी, भक्ति काल से भी, अलग अलग जगहों से इन प्रश्नों को चुना हुआ है ताकि आप एक ही क्लास में विविध क्षेत्रों के प्रश्नों को हल करें और दिलचस्पी बनी रहे, बोरिंग न हो, क्योंकि लगातार सप्ताह भर से लोक साहित्य, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अध्ययन करते करते बोरिंग हो जाती है। लेकिन संडे स्पेशल की क्लास इसीलिए महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि यहाँ से आप एक साथ कई जगहों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंत की कविता प्रथम रश्मि का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना रंगिणी, इस तरह की कविता है पंत की। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रतिष्ठित कविता है, अलग अलग प्रतियोगी पाठ्यक्रमों में लगाई जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1919। ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है 1919। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के लेख पंत और पल्लव का प्रकाशन किस पत्रिका में होता था? पंत और पल्लव नाम का जो लेख लिखा निराला जी ने, वो किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? ऑप्शन में हंस पत्रिका, बालाबोधिनी, माधुरी, प्रतीक। तो ध्यान रखना है, पंत और पल्लव शीर्षक से इनकी पुस्तक भी बाद में छपी निराला जी की, लेकिन लेख के रूप में प्रकाशन किसमें होता रहा? माधुरी पत्रिका में लगातार ये लेख के रूप में प्रकाशित होता रहा। ध्यान रखना है इसे, माधुरी पत्रिका का नाम। और प्रेमचंद के संपादन में सन 1927-28 के अंकों में प्रकाशित होता रहा। यानी जब निराला का पंत और पल्लव प्रकाशित हो रहा था माधुरी पत्रिका में, उस समय माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे वो प्रेमचंद थे और ये समय था 1927-28, उसी के अंकों में प्रकाशित हुआ। तो ऐसी जानकारियाँ आप सभी के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तैयार रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी आयंगर फॉर्मूला का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन भाषा विज्ञान से, राजभाषा से, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से, ध्वनि विज्ञान से। तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है राजभाषा से। आपको ध्यान होगा भाग 17 में 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं, इसका फॉर्मूला ही, यानी ये प्रारूप ही दिया था मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और आयंगर, इन दोनों ने मिलकर ये फॉर्मूला दिया हुआ था। इसलिए भाग 17 के 343 से 351, ध्यान रखेंगे 343 से 351 के जो अनुच्छेद हैं, इनका नाम ही है मुंशी आयंगर फॉर्मूला। तो एक नया प्रश्न है, इसे इस रूप में भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित अधिनियम का विधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन भाग 5, भाग 17, भाग 8, भाग 2। तो राजभाषा से संबंधित जो विधान है संविधान में, वो भाग 17 के अंतर्गत, अभी हमने बताया कि वो 343 से 351 अनुच्छेद तक वर्णित है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषागत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? भाषा के रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, यानी ऐसे भाषा समुदाय जो जिनकी संख्या कम हो चुकी है, जो इस बहुसंख्यक जो आबादी है, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, चाहे वो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो या फिर आप इधर देख लें उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, इनके बीच में कई सारी आदिवासी समूहों की भाषाएं हैं जो कि अल्पसंख्यक हो चुकी हैं भाषा की दृष्टि से। ऐसे लोगों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन में अनुच्छेद 347,
349, 350 और ब, अनुच्छेद 351। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 350 का और व, ए एंड बी। इन दोनों में ये कहा गया कि भाषागत रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषागत सुरक्षा, उनकी भाषिक उत्थान के लिए, चाहे वो संस्थाओं का निर्माण हो या उनके लिए किसी भी तरीके की नीति बनाना हो, ये संविधान उन्हें प्रोटेक्शन देता है। तो ये अनुच्छेद 350 के ए एंड बी के अंतर्गत है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे ये जो व्यवस्था की गई, ये संविधान का एक संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956 में, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 350 में ए और बी को जोड़ा गया। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही देखेंगे साथियों, यूजीसी नेट की बैच शुरू हो चुकी है। आप में से जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, वो शानदार इस बैच से जुड़ सकते हैं और लगातार आप पूरे पाठ्यक्रम को हम बेहतर ढंग से आपके कंप्लीट करवाएंगे और वन लाइनर प्रश्नों के अनुसार, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अनुसार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ये पूरी की पूरी बैच चलने वाली है। तो इसे ज्वाइन करें हमारे नंबर पर संपर्क करके। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देवनागर पत्रिका का प्रकाशन संपादन किसने किया? देवनागर पत्रिका आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में है पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र, आयंगर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है देवनागर पत्रिका का जो प्रकाशन और संपादन है वो न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने की हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवनागर पत्रिका, देवनागरी लिपि से संबंधित जो भी सेक्शन आपको पढ़ना है, इसमें जो भी भाग दिया हुआ है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका का रचना वर्ष क्या है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है सबसे पहले ये रसखान की रचना है और इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, यानी प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन में 1601, 1609, 1613, 1640। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1613। 1613 ईस्वी में प्रेम वाटिका का रचना वर्ष माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग्म के कवियों ने अष्टयाम नाम से रचनाएं लिखी है? यानी कौन सा युग्म जिसमें दोनों कवि हैं, दोनों ने अष्टयाम नाम से रचनाएं लिखी है? ऑप्शन में नाभादास और केशवदास, परमानंद दास और सूरदास, पद्माकर और चिंतामणि, नाभादास और देव। किस युग्म के कवि ने अष्टयाम नाम से रचनाएं लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान देंगे, नाभादास और देव। नाभादास और देव दोनों की ही रचनाएं अष्टयाम नाम से मिलती हैं। अब इसके विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमें देखना है, वो देखना यह है कि नाभादास के विषय में बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम नाभादास के विषय में देखते हैं कि नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे हैं। ठीक है, अष्टयाम नाम से उन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। एक जो है वो ब्रजभाषा गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, और दूसरी जो उन्होंने लिखी है वो रामचरितमानस की शैली में। रामचरितमानस शैली में यानी दोहा चौपाई। ठीक है, तो ये तो नाभादास का अष्टयाम हो गया। और नाभादास के विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये राम भक्ति धारा के कवि थे। नाभादास राम भक्त कवि थे। इनके गुरु का नाम भी आपको लगे हाथ यहाँ पे तैयार रखना है, अग्रदास।
ठीक है, इतने पॉइंट नाभा दास के विषय में आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करें, दूसरा जो कवि है जिसने अष्टयाम नाम से रचनाएं लिखी है, उनका नाम है देव। देव के विषय में देखते हैं कि देव की क्या विशेषता है। ठीक है, देव ने जो अष्टयाम की रचना की है और नाभा दास ने जो की है, दोनों में अंतर यह है कि नाभा दास ने राम भक्ति धारा के अंतर्गत राम के 8 यामों का 8 प्रहर में उनके जीवनचर्या का वर्णन किया है। लेकिन देव जो है, देव के विषय में पहली ही बात ध्यान रखना है कि ये रीति ग्रंथकार कवि थे, रीति ग्रंथकार। और नाभा दास क्या थे? राम भक्त यानी भक्ति काल के थे। तो इन्होंने क्या किया है कि वो भोग विलास पे आधारित है पूरा का पूरा इनका अष्टयाम। ध्यान रखना है, इनके अष्टयाम में ये भोग विलास पे आधारित है, यानी पूरी दिनचर्या ही भोग विलास पे आधारित है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन की विधि और ब्यौरा पेश करने के लिए लिखी गई थी। यानी जो विलासी राजा थे, उनके जीवन यापन के लिए, उनके विलास के लिए एक मार्ग दिखाया गया था। तो देव इस तरह से अपना अष्टयाम लिखते हैं और नाभा दास इस रूप में अष्टयाम लिखते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में ये कहा जाता है कि जो देव का अष्टयाम है, इसके विषय में शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है कि 2 रचनाएं इनका नाम लेते हैं शुक्ल जी, अष्टयाम और भाव विलास। अष्टयाम और भाव विलास, इसके विषय में क्या ध्यान रखना है कि औरंगजेब के बड़े पुत्र, क्या नाम था उसका? आजम शाह। औरंगजेब का बड़ा पुत्र आजम शाह, उसी को इन्होंने सुनाया था। देव जाकर के आजम शाह को अष्टयाम और भाव विलास दोनों को सुनाते हैं। और क्यों सुनाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये विलासी राजाओं के लिए उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया था। तो ये जो है आजम शाह, वो हिंदी कविता का प्रेमी था। ध्यान रखेंगे, हिंदी कविता का प्रेमी था, इसलिए जाकर के उसको सुनाते हैं भी। यहाँ पे एक बात ये भी आती है। तो ये रीति ग्रंथकार कवि थे देव, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र किसके दरबार में राज्याश्रित कवि थे? किसके दरबार में राज्याश्रित कवि थे? ऑप्शन में महाराजा पृथ्वी सिंह, महाराजा कीर्ति सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा राम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह के दरबार में राज्याश्रित कवि थे। अब ये राम सिंह कौन थे? तो यहीं से आपको ध्यान रखना है, ये जो जयपुर नरेश थे महाराजा जय सिंह, उन्हीं के पुत्र थे और उन्हीं महाराजा राम सिंह के यहाँ कुलपति मिश्र रहते थे। महाराजा जय सिंह के यहाँ कौन रहता था? ये आपको ध्यान रखना है कि कवि बिहारी। इनके राज्याश्रित कवि कौन थे? बिहारी। ये तथ्य ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है, कुलपति मिश्र के विषय में कहा जाता है, संभवतः इन्हीं के विषय में कहा जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी कि ये भांजे थे कवि बिहारी के। इसके विषय में और कुछ तथ्य आपको ध्यान रखना है कि कुलपति मिश्र के विषय में लगे हाथ, यहाँ पे आपको 3-4 तथ्य तैयार रखने हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्या है कि ये माथुर चौबे थे। माथुर चौबे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये आगरे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आगरे के रहने वाले थे। और इनका नाम रीति ग्रंथकार कवियों में आता है। रीति ग्रंथकार कवि, रीति मुक्त कवि, रीति ग्रंथकार कवि, कई श्रेणियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुलपति मिश्र रीति ग्रंथकार कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी एक रचना है रस रहस्य। रस रहस्य। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स अगर रिवाइज हो जाते हैं और बेहतर ढंग से अगर आपको याद रह पाते हैं किसी एक प्रश्न के बहाने अन्य पॉइंट, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तैयारी के लिए। इसलिए हम बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से शोध करके कि किस प्रश्न से कौन से तथ्य जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो ये छोटी छोटी ही हमारी क्लास होती हैं, कम प्रश्नों की क्लास होती हैं, लेकिन कम प्रश्नों के बहाने कई सारे पॉइंट्स आपके तैयार होते हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगामी क्लासेस भी ऐसी ही महत्वपूर्ण ढंग से होने वाली हैं। तो रस रहस्य के विषय में कहा जाता है कि ये मम्मट की एक रचना है, काव्य प्रकाश।
मम्मट की रचना काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद। ठीक है, ये प्रश्न कई रूप में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रचनाकार मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कुलपति मिश्र की जो ये रस रहस्य है, ये मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। अब इनके विषय में कहा जाता है कि कुलपति मिश्र साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था इन्हें, यानी ये साहित्य शास्त्री थे। इसलिए वे क्या करते थे कि जो परंपरा से प्रचलित ढंग के जो लक्षण ग्रंथ थे वो न लिख करके ये प्रौढ़ निरूपण करते थे लक्षण ग्रंथों का। ठीक है, लक्षण ग्रंथों का प्रौढ़ निरूपण यानी परिपक्व ढंग से इन्होंने लक्षण ग्रंथों के बारे में लिखा। चलताऊ ढंग के जो कुछ चल रहे थे उससे अलग, क्योंकि ये साहित्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। अब इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना है आपको, रस रहस्य का प्रकाशन वर्ष। तो इसके विषय में शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है संवत 1727 इसका प्रकाशन वर्ष है, जिसे सन में आप बदलेंगे तो 1670 के आसपास ठहरता है। तो रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखना है और ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुखदेव मिश्र किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन में है भक्तिकाल सगुण भक्ति, रीतिकाल रीतिमुक्त कवि, भक्तिकाल निर्गुण कवि और रीतिकाल रीति ग्रंथकार कवि। इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है रीतिकाल रीति ग्रंथकार कवि। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने कुलपति मिश्र का नाम लिया, वो भी रीति ग्रंथकार कवि हैं, और सुखदेव मिश्र, ये भी दोनों मिश्र रीति ग्रंथकार कवि हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इनके विषय में, सुखदेव मिश्र के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में आई हुई है, इसे ध्यान रखना है। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके वंशज अभी ज्ञात रूप में पता है कि इनके वंशज कहाँ है। इनके वंशज दौलतपुर जिला रायबरेली में। अब दौलतपुर जिला रायबरेली सुन करके आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान में आता होगा, वो है पंडित या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ दौलतपुर रायबरेली में, और ये पता चला कि सुखदेव मिश्र के वंशज यहाँ पे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक साहित्य का विद्वान, साहित्य से और हिंदी भाषा से इतनी रुचि, इतना प्रेम रखने वाला पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या किया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ये। सरस्वती पत्रिका में इन्होंने क्या किया, बहुत ही शानदार जीवन वृत्त लिखा सुखदेव मिश्र का। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में आया है कि सरस्वती पत्रिका में सुखदेव मिश्र जी का जीवन वृत्त लिखने वाले कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इन्हें छोड़ करके हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी नहीं कर सकते। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत नए हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार रखना होगा, और यूजीसी नेट बैच इसी तरीके से सारे प्रश्नों को हल करवाएगी। इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके जो भी छात्र बहुत गंभीर ढंग से तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूपी जीडीसी की बैच लगातार चल रही है। 35 घंटे की पूरे पाठ्यक्रम की ये क्लास है। जो लोग भी इच्छुक हों वो अपना 2 दिन का समय लगा करके, एक दिन में 24 घंटे 48 घंटे में से अगर आप 36 घंटे लगातार इन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेते हैं तो पूरा पाठ्यक्रम जीडीसी का, चाहे लोक साहित्य हो, चाहे प्रयोजनमूलक हिंदी हो, चाहे अनुवाद की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सभी पर क्लासेस आपको मिलेंगी। जो लगभग 35 घंटे की क्लास आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं।
यूपीजीडीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज और नोट्स भी अवेलेबल हैं। अभी समय है एक महीने में 27-28 दिन अभी आपके पास है। आप बेहतर ढंग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। और यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम देने वाले जो 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग चाहें तो 1000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़ है। आप PDF रूप में उसे प्राप्त करके उसे हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप से जांच सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।